वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। तो पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा करने वाले ममालिक में किया जाता है, मगर जब ये डॉक्टर्स बड़े बन जाते हैं तो उन्हें बरतानिया और अमेरिका उठा कर ले जाता है। नहीं, और वतन में हम देखते हैं कि गरीब मरीज से सकते रह जाते हैं। खैर, इसके भी दो रुख हैं, एक रुख नहीं है। हम एक रुख की बात नहीं कर सकते। हम ये बात करें कि जी के डॉक्टर्स बन जाते हैं तो जी ये पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं। एक रुख तो ये है। दूसरा रुख ये है कि जब डॉक्टर से बात की जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, यहाँ पर वसाइल कितने हैं। फिर सवाल ये उठाया जाता है कि जब आप इतना खर्चा आपके ऊपर हो रहा होता है, आप डॉक्टर्स बन रहे होते हैं, तो फिर आप बाहर क्यों चले जाते हैं? फिर आपको इधर ही रहना चाहिए, या तो आप पहली बार चले जाते, बाहर जाके डॉक्टर्स बन जाते। तो फिर जवाब ये आता है कि हमने भी तो काम करना है, स्पेशलाइजेशन के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, फिर बाहर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब इस तरह की बहस ये चलती रहती है, लेकिन जो एंड है, जो क्रक्स है, वो ये है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है कि इतने अच्छे अजहान पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इतने अच्छे डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, और डॉक्टरों की कमी जो है वो संजीदा मसला बनता जा रहा है, जिस पर शायद हुकूमत की तवज्जो कभी नहीं रही थी। अगर पाकिस्तान की आबादी को मद्देनजर रखा जाए तो हमें इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अच्छा, इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर शुदा जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 2,45,987 के करीब है, और जिनमें से ख़वातीन डॉक्टर्स की तादाद 1,10,000 है। और ये भी एक बड़ा मसला है कि कुछ लेडी डॉक्टर्स जो हैं शादी हो जाने के बाद काम नहीं कर पाती हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं इस फील्ड को, जिस पर अक्सर सवालात उठते हैं कि फिर वो मेडिकल की सीट क्यों ज़ाया कर रही होती हैं। और जवाब ये आ रहा होता है कि जब भाई वो मेरिट पे आ रही हैं ना, मेहनत करके आ रही हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना। हम कोई इंजीनियर से पूछते हैं कि कितने इंजीनियर्स जो हैं वो बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं होते हैं। हम कितने MBA वालों से पूछते हैं कि उन्होंने बैंक में नौकरी की या बिजनेस फील्ड से रहे या नहीं रहे। तो इस तरह की बहस चलती रहती है, लेकिन इसका आखिर हल क्या है, क्या करना होगा कि ये हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे होते हैं तो ये लोग पाकिस्तान में ही रह सकें, पाकिस्तान में ही शोबा सेहत की खिदमत कर सक रहे हों। तो ये सारे सवालात हैं इकरा, जिनके हवाले से हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार हम बात कर लेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की शोबा मेडिसिन की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सारी आपने हमारी डिस्कशन भी सुनी। मसला एक्चुअली है क्या? पाकिस्तानी डॉक्टर क्या खुशी से बाहर जा रहा होता है, या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो बस कहते हैं कि अगर हमने अपना बेहतर मुस्तकबिल देखना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो थैंक फॉर इनवाइटिंग मी शो। और बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग डिबेट छेड़ी है। और सर, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ब्रेन ड्रेन का। जी, मैं इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहूँगी, मैं इसको ब्रेन गेन कहूँगी। मतलब कोई बच्चे जब आफ्टर MBBS और स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बाहर का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो दे आर एक्चुअली रिफाइनिंग देयर स्किल्स, जो कि हम एक गरीब मुल्क होने की वजह से जो हम उनको नहीं प्रोवाइड फैसिलिटीज़ कर सकते, वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ये स्किल्स सीखते हैं और इधर आके उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है। इधर आपने एक बात की थी कि बहुत आला क्वालिटी के डॉक्टर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस कर, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब जाते हैं अमेरिका, आप जाते हैं UK, जब आप मिडल ईस्ट जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोकल लोग भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स को दिखाना पसंद करते हैं। और मैंने खुद मिडल ईस्ट में काम किया है। मुझे हालांकि वहाँ लैंग्वेज का मसला था, अरबी का, बहरीन में मैंने काम किया और अरबी का मसला था, लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी कहते थे कि हमने पाकिस्तानी को दिखाना है। तो एक बहुत बड़ा ऑनर था। इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये ना जो सेटिस्फैक्शन की आपने बात की ना, कि बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ ये फील होता है कि वो इनफ पेड नहीं है, या उनको फैसिलिटीज़ वो वाली नहीं मिल रही जो उनके इक्विवेलेंट लोगों को बाहर के मुल्कों में मिलती हैं। इधर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जो डॉक्टरी जो है ना, इट्स नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ स्टाइल। और ये लाइफ स्टाइल जो है ना, ये एक इट्स एन एपिटोम ऑफ डेडिकेशन। मतलब ये एक आपने अपने आप को एक तरह से ना डेडिकेट कर देना अपनी लाइफ को फॉर योर पेशेंट्स। इसमें आपका दिन नहीं, आपकी रात नहीं, इसमें आपने हर किस्म के मरीज़, आपको कोई गलाजत का ख्याल, मतलब हम बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें हमारे ऊपर फीसेस भी गिरते हैं, यूरिन भी गिरते हैं, गिरता है, ब्लड गिरता है,
लेकिन डॉक्टर ने कभी उफ नहीं किया। हमें ऐसी सिचुएशंस में काम करना पड़ता है। आप कोविड को ले लें, जिसमें हमें वो पूरी किट पहन के, मैं कल परसों कोविड का राउंड कर रही थी, उसमें पूरी किट में इस हबस में राउंड करना, ये मतलब 4 चांद नजर आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हर वक्त मिजरी देखना, लोगों को, पीपल लूजिंग देयर लाइव्स, फैमिलीज लूजिंग देयर डियर वंस, ये बहुत एक ना स्ट्रेसफुल काम है। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, इसको ना ये 5 सालों में डॉक्टर नहीं बनता। ये तब से जब बच्चा डिसाइड करता है कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है, नंबर 1 वो डिसीजन उसकी अपनी होनी चाहिए, उसके पेरेंट्स की या गार्डियंस की नहीं होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए व्हाट ही इज गोइंग टू फेस। और दूसरा ये कि ये पूरा एक प्रोसेस है जो लाइफ स्टाइल, जो लाइफ लॉन्ग चलता है, और ये एक आप में इनकलकेट हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमेशा एक ग्लास है ना, तो ग्लास का खाली हिस्सा देखते हैं। ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन की आप बात करें, इवन बाहर के मुल्कों में भी डॉक्टर्स की ओनली 50 to 60% जॉब सेटिस्फेक्शन है। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। उसकी वजह यही है कि इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब। तो उसमें खाली पैसा नहीं होता। आप ये सोचें कि जब हम पूरा दिन पेशेंट्स देखते हैं, उनमें से कितने पेशेंट्स हैं जिनकी दुआएं हम साथ लेके सोते हैं, और पता नहीं उन दुआओं की वजह से हम कितने मसाइल से, कितने कैटास्ट्रोफी से अल्लाह ताला। ठीक है प्रोफेसर साहिबा, अब क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि ये जो अच्छे अजहान है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में रखा जा सके? क्या फैसिलिटीज दी जाएं, क्या किया जाए कि वो पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान की खिदमत करें? इतने डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पर करेंगे, हमें तो नौकरियां भी नहीं मिल रही होती हैं, सीट्स कम होती हैं, और हमें डॉक्टर्स की कमी है। अगर हम देखें, फैक्ट्स को देखें तो बिल्कुल डॉक्टर्स की जी मेजर जो हमारी कमी है वो फार फ्लैश, जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं ना, जो रूरल एरियाज़ हैं, उधर है। शहरों में तो हमारे बड़े अस्पतालों में हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि हम वहाँ काम करें। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने लाइफ का थोड़ा हिस्सा ज़रा अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जाके देखें। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेयो हस्पताल में काम करती हूँ, मेयो हस्पताल में से ट्रेनिंग ले ली आपने। ट्रेनिंग के बाद आप कोई 1 या 2 साल किसी ऐसे गांव या किसी ऐसे एरिया में जाके काम कर लें जहां आप लोगों को सर्व कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा, एक मैं कहती हूँ पूरी उम्र के लिए सदका जारिया। ये लोगों को, डॉक्टर्स को हम समझाते भी हैं और ये समझाने की जरूरत भी है। ये वही मैं आपको समझा रही हूँ ना कि एक लाइफ स्टाइल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग हाउसेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग हॉस्पिटल्स। ये एक सर्विस और एक डेडिकेशन का एक सिलसिला है जो आपका पूरी लाइफ चलता है। और दूसरा ये कि इसको कैसे रोका जाए, ये जो ब्रेन ड्रेन है, मेरे ख्याल में इसको नहीं रोकना चाहिए, ये ब्रेन गेन है। हमें अलबत्ता ऐसे लोगों के लिए कि जो जाके ट्रेन होते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज और पोस्ट्स पैदा करनी चाहिए कि वो वापस आके वो सर्व कर सकें। और इधर एक इनिशिएटिव मुल्क में सर्व कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपना कीमती वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान को दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। अपॉर्चुनिटीज जो है अगर हम मुल्क में देंगे तो डॉक्टर्स जो बात ऐसे ही है कि अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। और फिर हम जिस तरह से वो बात कर रही थी, छोटे इलाकों की BHUs में जाना पसंद नहीं किया जाता, डॉक्टर्स नहीं चाह रहे होते, कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी जी बड़े शहरों के अंदर ही कहीं पर जो है नौकरी हो जाए। तो इन चीज़ों को भी खैर देखना चाहिए और इंसानी खिदमत का ये मामला है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की बात आती है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तानी टैलेंट की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इंसानियत की खिदमत पर डियाना अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानियों में फैसलाबाद के होनहार नौजवान हसन अशरफ भी शामिल हैं। बिल्कुल, हसन अशरफ ग्लोबल गोल्स मॉडल यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे हैं। उन्होंने आलमी सतह पर नाखानदगी के खात्मे और नौजवानों की खुद एतमादी में इजाफे और सिनफी मसावात को फ़रोग देने के लिए मुख्तस गैर मुनाफे बख्श तंजीम उम्मीद की बुनियाद रखी। अच्छा, इसमें जो है ना 20 शाखें जो हैं वो शामिल की गई हैं, जो मुल्क भर में 1500 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको तालीम देती हैं। कोरोना के दौरान हसन ने 6000 से ज़्यादा जो ज़ायद उन मुतासरा ख़ानदान थे उनमें राशन बैग्स और नकद जो थी ना रकम वो भी तकसीम की है। बिल्कुल, इसीलिए इनको डियाना अवार्ड से इकरा नवाजा गया है। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन। पहले तो बताएं आप ठीक हैं और हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने डियाना अवार्ड जो है वो जीता है, कैसा फील कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब भी अपने साथ अपने मुल्क का नाम जुड़ता हुआ देखते हैं और देखते हैं कि हमारी वजह से, जो कि इस मुल्क ने हमें इतना दिया, तो हमारी वजह से भी इस मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, बाहर की दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। और इवन प्रिंस विलियम्स ने आगे खुद
हमें अवार्ड दिया, वर्चुअल सेरेमनी हुई और बड़ा इस चीज को इनकरेज किया उन्होंने कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह 8 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है हसन, हमें थोड़ा सा बताइएगा, बैकग्राउंड बताइएगा, किस तरीके से आपने आगाज़ किया काम का, किस तरीके से आपकी नॉमिनेशन हुई, एक्नॉलेजमेंट, ये सब कुछ बताइएगा ज़रा अपना सफ़र। जी, इसमें 2017 से हमने ये उम्मीद का आगाज़ किया था और इसका आगाज़ एक बच्चे से हुआ था कि जिस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई एक प्रोजेक्ट के दौरान, और उसने मुझे कहा, मैं उसको सर्दियों के कपड़े हम वहाँ बांट रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि मैं सर पढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि हम राशन तो दे रहे हैं, बच्चों को कपड़े दे रहे हैं या हम पनाहगाहें बना रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये नहीं हो रहा कि वो हम उनको एक तरह से मोहताज कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम उनको तालीम दें, हम उनको स्किल्स दें, उनको खुद मुख्तार बनाएं कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें और उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो अपनी नस्लों को संभाल सकें, अपने वालिदैन को संभाल सकें। तो इसी से वो चीज़ स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फिर टीम बनती गई और लोग मिलते गए, जुड़ते गए और अब तकरीबन पाकिस्तान के 10 शहरों में हमारी ब्रांचेस चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म भी उनको हम दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, स्टेशनरी भी दे रहे हैं। उनको अब हम ई कॉमर्स की तरफ लेकर आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को हम ई कॉमर्स की तरफ लेकर आ रहे हैं। बच्चियों को डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई सिखाई जा रही है हमारे स्कूल्स में, ताकि ये बच्चियां पढ़ें, उसके साथ स्किल्स लें। क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में मैट्रिक भी ले लें, अगर इंटरमीडिएट भी करके भी बच्चे लोग जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, जॉब नहीं मिल रही होती हमारे नौजवानों को। तो हम उनको स्किल्स इसलिए सिखा रहे हैं कि वो यहाँ से कुछ सीखें और हमारा प्लान है कि हम यहीं पर उनको जॉब स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा हसन, नेक्स्ट आप लोगों का क्या इनिशिएटिव है और सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बताइएगा, कितनी सपोर्ट आपको मिली फ्रेंड्स और फैमिली की तरफ से भी? जी, इसमें हमारा जो नेक्स्ट आगे जो हमारा टारगेट है उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम एक मोबाइल स्कूल सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मोबाइल स्कूल सर्विस वन ऑफ इट्स ओन काइंड होगी इन पाकिस्तान। मोबाइल स्कूल सर्विस एक ऐसी मूविंग व्हीकल होगी जो कि ऐसे दूर दराज के इलाकों, गांवों, पिंडों, देहातों में जाएगी जहां पर कोई स्कूल का तस्वर भी नहीं दूर दूर तक। उसके अंदर प्रोजेक्टर होगा, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जो हमारे एजुकेटेड टीचर्स होंगे, जो यूथ होगी जो हमारे साथ अटैच है, वो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम से उन बच्चों को वहां जाकर थ्रू इंटरनेट, थ्रू प्रोजेक्टर, वो हर इलाके में 1-2 घंटे के लिए वो वैन जाएगी, वहां पर उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे, वहां पर उनको एजुकेट किया जाएगा। फिर वही जो बस होगी वो पैकअप करेगी और नेक्स्ट गांव में चली जाएगी। इससे हमारी बिल्डिंग कॉस्ट, इससे हमारी किताबों की कॉस्ट, इससे हमारी फर्नीचर कॉस्ट, बहुत सी चीज, टीचर कॉस्ट, क्योंकि अमूमन स्कूल इसलिए नहीं बन पाते कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, टीचर्स का वहाँ दूर दराज के पिंडों देहातों में जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने ये मूविंग बस सर्विस का इंशाल्लाह जल्दी इसको सर्विस को स्टार्ट करें, इससे इंशाल्लाह बहुत चेंज आएगा। बिल्कुल ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। फ्यूचर जो आपके गोल्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से उनको अचीव करते चले जाएंगे। और पाकिस्तान में बड़ा ये टैलेंट मौजूद है, लेकिन जो टैलेंट इस वक्त इंग्लैंड गया हुआ है उसकी कोई समझ नहीं आ रही है। हम 3-0 से वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी टीम गई थी वहाँ पर, ये लैपटॉप शैपटॉप किसी काम नहीं आए। ये जो कॉल्स की जा रही थी कि जी बड़ी मुबारक हो आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है, वो किसी काम नहीं आई। हुआ क्या? 3-0। ज़ाती तौर पर आप कमेंट कर लें जितना मर्जी कीजिए कि वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा तो वापस आएगा, उस खिलाड़ी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमारा तो उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मसाइल हैं वो अब हमें नज़र आ रहे हैं कि जो रिज़ल्ट निकल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, रात तक जब मैं सोने लगी, मैं सेटिस्फाई होकर सो रही थी कि ना मैच जो है पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो स्कोर बनाया तो पाकिस्तान तो जीत जाएगा। लेकिन जब सुबह उठी तो मैंने देखा तो सूरत हाल ही ख़राब थी। मैंने कहा ये क्या, ये तो वाइट वॉश हो गया। और मतलब परफॉर्मेंस उस तरह की थी नहीं जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे कि लास्ट मैच शायद वो जितना स्कोर हो गया था ना, उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि जीत जाएंगे। बाबर आजम की क्या कमाल इनिंग्स थी, बेहतरीन बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान की बैटिंग ठीक थी, कुछ चांसेस भी मिल गए,
शुरू में अच्छी थी, खैर 58 गेंदों पे 74 रन किए, 2 बंदे चले तभी स्कोर हुआ और कुछ नहीं हुआ। इमामुल हक को बहुत अच्छा गेंद पड़ गया इसलिए वो आउट हो गए, उन्होंने भी एक बेहतर इनिंग्स खेली। बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप उसी तरह से फ्लॉप हुई जिस तरह से हम फ्लॉप होती देख रहे थे। और हमें आज बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा बात करनी है कि क्या कमाल बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, और फील्डिंग तो क्या ही बात है। मतलब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा तो कह रहे थे कि ये हाथों पर तेल लगा के आए हैं और ये फील्डिंग कर रहे हैं, इनसे कैच नहीं हो रहा। बात करेंगे, हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ, मतलब बुरी तरह एक्सपोज हो गए इस हम सीरीज़ के दौरान, बैटिंग एक्सपोज हुई, बॉलिंग एक्सपोज हुई, फील्डिंग भी एक्सपोज हुई। वालेकुम अस्सलाम हमजा और इकरा। दरअसल मसला ये है कि टीम का इंतखाब पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा था हमजा, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो जीत जाते हैं, श्रीलंका को पाकिस्तान में हरा देते हैं, जिम्बाब्वे को हरा देते हैं, फिर जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाके हराते हैं, साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं। लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की मजबूत टीमें हमारे सामने आती हैं और उनकी सरजमीन पर हम जाते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। पहला मैच 9 विकेटों से, दूसरा मैच 52 रन से और कल 3 विकेटों से पाकिस्तान हारा। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मैं तो एक और चैनल पे मैंने कहा कि ये लूजिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं बजाय इसके कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन को रखें। मिसबाहुल हक अपने मंजूर नज़र सर फहीम अशरफ और सर शादाब खान को जो है वो टीम में खिलाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, गुज़िश्ता 10 मैचों में फहीम अशरफ की 4 विकेटें और कोई 72 के करीब रन हैं, तो उनको किस खुशी में खिला रहे हैं आप, मौके दिए जा रहे हैं। शादाब खान की गुज़िश्ता 10 मैचों में 10 विकेटें, 170 के करीब रन, तो आप क्यों खिला रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म को फरोग दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उसको तो बड़ा मतलब कहा जाए दुनिया भर में बड़ा सराहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन है, बड़े ख़तरनाक बॉलर्स हैं। लेकिन वो कल बॉलिंग बेहतरीन अटैक और वो जो ख़तरनाक बॉलर्स हैं वो हमें कल एक भी नहीं दिखाई दिया कि हमें लगे कि ये अकेला बंदा जो है मैच जितवा सकता है। आखिर कहाँ पर लूप होल्स देख रहे हैं आप, कहाँ पर कोताहियाँ की जा रही है टीम की जानिब से? इकरा, वकार यूनुस एक तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता रहे हैं, अपनी चौथी बारी ले रहे हैं। वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर रहे अपने ज़माने में, वो बॉलिंग कोच है, वो क्या बता रहे हैं आप देखें कल कितनी शॉर्ट पिच गेंदें की हमारे बॉलर्स ने, और ऐसे उन लोगों ने इत्मीनान से हुक किया, इस तरीके से वो खेले। तो इसका मतलब है कि आप उनको नहीं बता रहे, आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए कभी हसनैन को डेब्यू करा देते हैं, कभी मूसा खान को करा देते हैं, कभी नसीम शाह आ जाता है, कभी हसनैन को खिला देते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है और बताने वाला कोई नहीं है। ये प्रोफेशनल कोचेस तो नजर ही नहीं आते। मिसबाहुल हक ने तो अपनी जिंदगी में कभी कोचिंग ही नहीं की हमजा, वो तो डायरेक्ट 1 साल पहले क्रिकेट खेले थे, उनको डायरेक्ट हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, फिर उसके अलावा बैटिंग कोच बना दिया। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे फ्लॉज है, उनको लगाने वाले लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने इनको लगाया है। बगैर देखे लगा दिया आपने, रिजल्ट आप नहीं आ रहे और अब वो मजे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर आप कह रहे थे सर फहीम अशरफ और सर शादाब खान, मेरा ख्याल है इनको लॉर्ड का जो है ना ओहदा दे देना चाहिए, लॉर्ड फहीम अशरफ, लॉर्ड शादाब खान के जो हालात चल रहे हैं। लेकिन सर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, हम लोग खुद बहुत तनकीद करते हैं कि जी कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। 15वां गेंद था, पहला चौका मारा, वहाँ पर 0 स्कोर था 14 गेंदों पे। लेकिन हमने ये देख लिया कि बाबर आजम अगर ना खड़े हों, वो तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे, आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो ना खड़े हों तो फिर आप 100 पे भी आउट हो सकते हैं। क्या किया जाए, हम बाबर आजम से क्या एक्सपेक्ट करें? हमजा, ये रिलाय, मैंने पहले भी कहा, ये रिलाय करते हैं बाबर आजम पे। रिजवान ने कल रन कर दिए, बाबर आजम ने 158 रन, और इमरान खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे कप्तान, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, गुज़िश्ता 38 बरस में जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर सेंचुरी बनाई है, 14वीं सेंचुरी। लेकिन बाबर आजम बैटिंग तो कर रहे हैं हमजा, बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अगर वो फेल होते टीम बैठ जाती। कप्तानी की आपने बात की, कप्तानी उनकी जो है ना, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये लोग ऐसे लोगों को कप्तान बनाना चाहते हैं जो मिसबा भाई, वकार भाई और उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करें। तो ये चाहते हैं जूनियर्स को। अब ये शोएब मलिक या हफीज को क्यों नहीं लेते, उनको सीनियर्स हैं, इनके साथ खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत, पाकिस्तान क्रिकेट के गिमिक्स जो है वो हमारी क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये T20 वर्ल्ड कप की बात करना चाहती थी, उसमें क्या हम इसी टीम के साथ जा सकते हैं? क्योंकि हम तो जीत की उम्मीद लिए बैठे कि शायद जीतेंगे पाकिस्तान, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या प्लानिंग करनी होगी पाकिस्तानी टीम को? इकरा, अब से 4-5 बरस कबल तक, 3-4 बरस जब सरफराज को हटाया गया था, तो पाकिस्तानी टीम नंबर 1 टीम थी T20 रैंकिंग में आलमी। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। हमने पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में, उसके फाइनल में पहुंचे और अगले T20 वर्ल्ड कप को जीत गए 2009 में। लेकिन अब जिस तरह की टीम का कॉम्बिनेशन, जो टीम मैनेजमेंट है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, ये तो किस्मती है। भारत तो हमारी उन विकेटों से बड़ी शनासाई 2009 में जब टीम पर 3 मार्च 2009 को, उसके बाद से हमने ज्यादातर क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली है। लेकिन कॉम्बिनेशन जब तक सही नहीं करेंगे, जब तक ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगा, कहाँ चले गए वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जो अपने आगे लैपटॉप रखकर और स्टैट्स बताकर टीमें सेलेक्ट करते थे, सब गायब हो गए। कहाँ गए एहसान मानी? जब टीम जीतती है तो मुबारकबाद देते हैं, जब टीम हारती है तो ताज़ियत का इजहार भी तो करे ना। कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब गायब हो गए। और ये बड़ी मतलब शायकीन क्रिकेट के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमजा इकरा के लिए, सबके लिए बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल सर, वो स्टैट्स की बात कर लेते हैं ना, जो वो स्टैट्स सामने रखते हैं। धानी को देखते हैं वो किसके अंदर, PSL के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर सेलेक्ट किसके लिए करते हैं, टेस्ट फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट कर रहे होते हैं। वो स्टैट्स का कुछ सॉफ्टवेयर भी ना ऊपर नीचे सर लग रहा है कि पता नहीं किस बेस पर किस फॉर्मेट के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। इतना क्राउड था कल सर उस ग्राउंड के अंदर, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप देखें वो कितनी शर्मिंदगी होती है, नीचे से आके नए खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर कर दी। बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है, आपने धानी की मिसाल दी तो उसको टेस्ट में भेज दिया, जाहिद महमूद को टेस्ट में भेज दिया ताकि शादाब खान को बचाया जाए, उस्मान कादिर को खिला नहीं रहे, उसको किस लिए? अब्दुल्ला शफीक को न्यूजीलैंड ले गए, वो फेल हो गया, उसके बाद से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अब इंग्लैंड क्यों लेके जा रहे हैं? अगर नहीं खिलाना तो मत लेकर जाए, किसी और को मौका दे। तो मेरे ख्याल में इनकी नीयतें सही नहीं है हमजा। ये अपने लड़कों को नवाजने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये टीम का इंतखाब, अब आप देखें शोएब मकसूद ने PSL में रन स्कोर की, उनको वनडे टीम में डाल दिया। अब वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, 2 चौके लगाकर आउट हो गए। लॉर्ड्स में जैसे वो खेल रहे थे, भाई 50 ओवर्स की क्रिकेट और 20 ओवर्स की क्रिकेट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन हम लोग टेस्ट क्रिकेट, T20, हम वही आपने सही निशानदेही की कि हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है कि हम सेलेक्ट कहीं प्लेयर अच्छा परफॉर्म कहीं और करता है, सेलेक्ट किसी और फॉर्मेट के लिए कर लेते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, ये वैसे लाइटर क्वेश्चन है, मैं जानना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने इतने विकेट कीपर तब्दील होते हुए नहीं देखे। एक मैच के दौरान कभी सरफराज आ जाते थे, रिजवान वापस आ जाते थे। ये सर मामला क्या है? ये दरअसल हमजा, अब जो जब से कंकशन रूल आया है ना कि अगर चोट वोट लग जाए ICC ने, तो उस सूरत में आप विकेट कीपर को विकेट कीपर से रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो यही इन्होंने किया। सरफराज आते थे, चले जाते थे। आपने देखा होगा रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, घुटने पर वो आइस लगा रहे थे, तो इससे ये लगा कि उनको चोट लगी हुई थी। तो ये वो है, लेकिन एडवांटेज बहुत हो गया है कंकशन रूल आने के बाद, बहुत एडवांटेज हो गया टीमों को। लेकिन हम वही एडवांटेज क्या हम हासिल करेंगे, हम डिसएडवांटेज जो है उसका लेते हैं और हमें नुकसान ही होता है बजाय फायदा। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ी मतलब कि शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को जो हुई है, और हम सब तो मायूस हैं और यकीनन तमाम शायकीन क्रिकेट ही मायूस हैं। खैर उम्मीद करते हैं T20 जो है वो अच्छे खेलेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।